तो स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ खतरनाक राक्षसों के ऊपर आधारित एनिमे देखने जा रहे हैं, तो कृपया दिल थाम कर बैठ जाए और कैप्टन के साथ इस शो का आनंद ले। तो ये कहानी स्टार्ट होती है। जापान में रहने वाले काफका हिबिनो नाम का एक मिडिल एज्ड बदसूरत आदमी है। ये दुनिया खौफनाक राक्षसों से भरी हुई है जिन्हें काइजू कहा जाता है। ये गॉडजिला जैसे दिखते हैं और आए दिन पूरे जापान में शहरों पर हमला कर देते हैं। काफका का सपना है कि वो भी उन चुनिंदा हीरो में से एक बन सके जो मानव जाति को बचाते हैं और इन राक्षसों को खत्म कर देते हैं। लेकिन वो खुद बहुत कमजोर है, इसलिए वो सफाई कर्मी का काम करता है, जहां उसका काम काइजू के मारे जाने के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को साफ करना होता है। जब भी गॉडजिला जैसे राक्षस यानी काइजू कहीं दिखाई देते हैं तो पूरे जापान में आपातकाल की स्थिति हो जाती है। सब लोगों को तुरंत भागकर अपने अपने इलाके के इमरजेंसी इवैक्यूएशन सेंटर पर पनाह लेने के लिए कहा जाता है। शहर में एक विशाल काइजू तबाही मचाता है। लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद अब उनका अंत हो चुका है। दूसरी तरफ सरकार तुरंत ही सेना की एक टुकड़ी भेजती है ताकि इस राक्षस को मार गिराया जा सके। सैनिक उस इलाके का पता लगा लेते हैं जहां ये काइजू है। वो करीब 60 मीटर लंबा है, उतना ही ऊंचा जितना कोई गगनचुंबी इमारत। फौजी हर तरफ से काइजू को घेर लेते हैं और उस पर मिसाइलों की बौछार कर देते हैं। काइजू को जैसे किसी मच्छर ने काट लिया हो, बस हल्का सा दर्द होता है। इस राक्षस से लड़ने के लिए डिफेंस कोर की 3री डिवीजन नाम की खास फौज भी वहां पहुंच जाती है। इनमें से एक महिला सैनिक जो मास्क पहने हुए है, हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर एक दमदार एंट्री करती है। उसके हाथ में राइफल है। उसके पीछे कई और सैनिक भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और काइजू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनकी लीडर मीना अशीरो नाम की वही महिला सैनिक है। वो खास तौर से काइजू को खत्म करने के लिए बने एक हथियार से निशाना लगाकर काइजू के सीने पर गोली मार देती है। काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि इंसानों को कम नहीं आंकना चाहिए। लड़ाई के बाद सफाई करने वाली टीम राक्षस के टुकड़ों को साफ करने के लिए उस जगह पर पहुंचती है। मशीनें सफाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसी समय काफका हिबिनो नाम का एक बूढ़ा आदमी दूर से सब कुछ देख रहा था। वो हाथ में हैमबर्गर लिए मजे ले रहा था। वो भी सफाई करने वालों में से एक है। काफका स्वीपर नाम की आलसी लोगों की टीम का हिस्सा है। इनका काम काइजू के मरने के बाद की गंदगी साफ करना है। काफका सोचता है कि उसे कभी कुछ अच्छा कब मिलेगा। वो लोग बिना किसी उत्साह के अपना काम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ काइजू को हराने वाले डिफेंस कोर के जवानों को शहर के लोग जीत की खुशी में बधाई देते हैं। जैसा कि पता चला है, ये लोग पिछले कुछ सालों से लगातार काइजू को हराने के लिए मेहनत कर रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि वो कभी हारे नहीं हैं और ना ही कभी उन्हें कोई चोट आई है। काफका हमेशा से डिफेंस कोर की 3री डिवीजन का सदस्य बनना चाहता था। वो इन जवानों के पास से निकलता है और हीरो को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। वो वापस अपने काम पर लग जाता है। काफका कहता है कि डिफेंस कोर की लड़ाई खत्म होने के बाद उनकी टीम की लड़ाई शुरू होती है। वो गर्व से कहता है कि उसका और उसकी टीम का काम डिफेंस कोर के काम से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिर भी शहर में किसी ने उनकी परवाह नहीं की है और ना ही कभी उनका कोई शुक्रिया अदा किया है। अचानक से उसकी टीम के एक सदस्य ने गलती से राक्षस के खून के क्लॉट को काट दिया, जिसकी वजह से गर्म खून उस पर छिटक गया और उसके घुटने जल गए। काफका जल्दी से अपने साथियों के घावों का इलाज करने आता है, क्योंकि उसे भी ऐसे ही जलने का अनुभव हुआ है। वो डिफेंस कोर को हमेशा गंदगी फैलाने के लिए दोष देता है। उसका मानना है कि उन्हें राक्षसों से लड़ने का कोई साफ तरीका ढूंढना चाहिए, पर यह सब मजबूरी है, इसलिए काफका अपना काम करता रहता है। वो बताता है कि सरकार ने सफाई करने वालों को सख्त आदेश दिया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर सफाई का काम पूरा कर लें। ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से उन्हें रात दिन राक्षसों के मृत शरीरों को साफ करना पड़ता है। सफाई कर्मियों का एक सुपरवाइजर काफका के पास आता है और उसे पास के ही एक इलाके की सफाई करने का काम सौंप देता है। उसे यह भी बताता है कि उस इलाके में कर्मचारियों की कमी है, पर यह इलाका तो काइजू की आंतों से भरा हुआ है। काफका के दोस्त उसका हाल देखकर तरस खाते हैं, क्योंकि काइजू की आंतों की सफाई करना सबसे भयानक काम होता है। जब काफका उस इलाके में पहुंचता है तो राक्षस की आंतों से निकलने वाली बदबू को सूंघते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करके निकल जाने की ठान लेता है। वो पूरी रात काम करके थका हुआ घर वापस लौटता है। इतनी मेहनत करने के बाद बिस्तर पर लेटकर टीवी चालू करता है ताकि कुछ अच्छा देख सके,
पर उसकी त्वचा पर अभी भी लगी हुई बदबू उसे परेशान किए रहती है। वो चैनल बदलकर न्यूज देखने लगता है। न्यूज में डिफेंस कोर की लीडर कैप्टन मीना को दिखाया जा रहा है। उसे महज 27 साल की उम्र में ही कैप्टन बना दिया गया था। न सिर्फ इतना ही, बल्कि उसने अब तक 100 से ज्यादा काइजू राक्षसों को मार गिराया है, जो उसे देश के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक बना देता है। मीना की सफलता से काफका बहुत प्रभावित होता है। वो बताता है कि बचपन में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय काफका हमेशा राक्षसों को खत्म करना चाहता था और उसने मीना को भी अपने मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। बचपन में मीना एक सच्ची रोने वाली बच्ची थी, पर अपने दोस्त के हौसला बढ़ाने वाली बातों की वजह से वो खुद को मजबूत बना पाई और उसने अपने शहर में तबाही मचाने वाले राक्षसों को खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन मीना के उल्टा काफका का सपना पूरा नहीं हो सका और अब उसे सिर्फ मरे हुए राक्षसों का पॉटी साफ करने का ही काम मिल पाया है। वो सोचता है कि ये सब कैसे हो गया और वो इतना बड़ा लूजर कैसे बन गया। उम्र का तकाजा उसे परेशान करने लगता है, लेकिन वो खुद को शांत करने के लिए एक खास तरीका अपनाता है। वो बार बार खुद से कहता है कि काइजू द्वारा फैलाई गई गंदगी साफ करना भी शहर के लोगों की मदद करने का ही एक जरूरी काम है। वो खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि उसके पास एक अच्छा कमरा है और वो अपनी पसंद का खाना खा सकता है। पर वो खुद जानता है कि ये सब अच्छा करने की उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। अगले दिन वो दफ्तर जाता है और वहां पर इकाकावा से मिलता है, जो एक पार्ट टाइम स्टूडेंट है। इकाकावा भी सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करना चाहता है, एज अ क्लीनर। असल में इकाकावा सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो काइजू के आसपास रहने का अनुभव लेना चाहता है, क्योंकि वो भी एक दिन डिफेंस कोर का हिस्सा बनना चाहता है। ये सुनकर वहां के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति, जिसका नाम टोकुता है, हंसने लगता है और इकाकावा को बताता है कि काफका भी कभी उसकी तरह ही ख्वाब देखने वाला लड़का था जो डिफेंस कोर का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन अब वो ख्वाब जमीन के नीचे दफन हो चुका है। इकाकावा जानना चाहता है कि काफका ने अपने सपने को क्यों त्याग दिया। जवाब में काफका उसे सिर्फ इतना ही बताता है कि डिफेंस कोर का सदस्य बनने के लिए उसकी मेहनत और काबिलियत काफी नहीं थी। इसलिए वो इकाकावा को भी यही सलाह देता है कि वो अपना समय बर्बाद ना करे। पर इकाकावा उसकी सलाह से नाराज हो जाता है और ये साफ कर देता है कि वो काफका की तरह हार नहीं मानेगा। खैर, सफाई का काम चलता रहता है और एक बार फिर काफका को आंतों को साफ करने का काम सौंपा जाता है। इस बार उसके साथ नया लड़का इकाकावा भी है। बाद में लंच के दौरान इकाकावा की भूख पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसलिए काफका उसे थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए उसे विटामिन ड्रिंक और नाक में लगाने के लिए बड्स देता है। इस बातचीत से उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और वो पहले से ज्यादा साथ मिलकर काम करने का आनंद लेने लगते हैं। दिन का काम खत्म होने के बाद इकाकावा फिर से काफका के पास जाता है और उसे पहले दिन में मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद देता है। वो ये भी मानता है कि अगर काफका उसकी मदद के लिए ना होता तो वो पहला दिन भी पूरा नहीं कर पाता। वो काफका को ये भी बताता है कि डिफेंस कोर ज्वाइन करने की उम्र सीमा अभी भी काफका के लिए पार नहीं हुई है। इसका मतलब है कि काफका एक बार फिर से डिफेंस कोर ज्वाइन करने की कोशिश कर सकता है। अचानक से एक काइजू इकाकावा के पीछे आ खड़ा होता है और उसे अपना निवाला बनाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन गनीमत से काफका अपने तेज रिफ्लेक्स का इस्तेमाल कर लड़के को बचा लेता है और उसे राक्षस से दूर खींच ले जाता है, जिससे उसे बचने का मौका मिल जाता है। उसी समय काफका राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और इकाकावा के भागने के विपरीत दिशा में भाग जाता है। वो गनीमत से एक संकरे रास्ते को ढूंढ निकालता है जो एक निर्माणाधीन इमारत की तरफ जाता है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है और किनारे से कूद जाता है, ये जानते हुए कि ये गिरना भी उसकी जान ले सकता है। उसी समय उसे मीना के साथ बिताया हुआ वो वक्त याद आता है जब मीना इस बात पर रो रही थी कि उनके सभी दोस्तों के परिवार, स्कूल और घर काइजू द्वारा तबाह कर दिए गए थे। काफका ने मीना को हिम्मत दिलाई थी, उससे ये वादा किया था कि वो दोनों मिलकर काइजू से बदला लेंगे और साथ मिलकर काइजू को मारने के लिए डिफेंस कोर ज्वाइन करने का फैसला किया था। वापसी वर्तमान में काफका जमीन पर सुरक्षित गिरने के बाद भी काफका को इस बात का मलाल बना रहता है कि वो डिफेंस कॉर्प्स में शामिल नहीं हो सका। लोहे की पाइप उठाकर काफका राक्षस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस इतना ताकतवर होता है कि उस पर जरा भी असर नहीं होता। उल्टा काफका बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। जानते हुए कि वो अब बच नहीं सकता, काफका हार मान लेता है। तभी वहां इकाकावा आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो काफका से कहता है कि वो अपने सपनों को ना छोड़े। दोनों बहादुर सफाई कर्मचारियों को बचाने के लिए
एक रहस्यमय सफेद बाघ वहां आ जाता है और राक्षस का काम मिनटों में ही खत्म कर देता है। ये देखकर इक्काकावा और काफका दोनों दंग रह जाते हैं। सफेद बाघ के साथ मीना भी वहां आ जाती है, पर वो काफका की तरफ देखे बिना ही चली जाती है, जैसे वो उसे देखकर शर्मिंदा हो रही हो। लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों घायल सफाई कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अपनी बचपन की दोस्त को इस तरह से अनदेखा करते हुए देखकर काफका को यकीन नहीं होता। फिर भी वो मीना को कोष नहीं देता। उल्टा वो उसकी ताकत को सराहता है कि वो इतने बड़े राक्षस को भी पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इक्काकावा काफका का ध्यान खींचता है और उसे दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला सच्चा शख्सियत बताता है। इसलिए वो सोचता है कि काफका को डिफेंस कॉर्प्स में जरूर शामिल होना चाहिए। काफका भी ये जानता है कि वो सिर्फ इसीलिए अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो बाकी उम्मीदवारों से थोड़ा कमजोर है। इसलिए वो फिर से डिफेंस कॉर्प्स की परीक्षा देने का फैसला करता है। वो इक्काकावा का शुक्रगुजार है जिसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक उसी समय काफका के सामने एक छोटा चिड़ियानुमा राक्षस प्रकट होता है। कुछ ही पलों में वो राक्षस काफका के शरीर में घुस जाता है और उसे एक डरावने गॉडजिला जैसे जीव में बदल देता है। इसे आप ओवरलॉर्ड की सस्ती नकल भी कह सकते हैं। अपने सीनियर के इस खौफनाक रूपांतर को देखकर इक्काकावा पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता है कि अंदर से वो वही काफका है। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से काफका को एहसास हो जाता है कि अगर वो नहीं भागा तो डिफेंस कॉर्प्स उसे ढूंढकर मार डालेगी। एक बार फिर काफका को बचपन का वो समय याद आता है जब वो मीना के साथ होता था। बचपन से ही काफका को एनीमे और मंगा कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था। मीना को लगता था कि ये सब बेकार की चीजें हैं, इसलिए वो काफका को उसके इस शौक के लिए चिढ़ाती थी और ये सोचने के लिए भी उसे मूर्ख मानती थी कि वो उन मंगाओं के किरदारों जैसा बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ उसे काफका का ये बचपनापन और उसका हर वक्त मीना की रक्षा करने की कोशिश पसंद भी आती थी। वो हमेशा काफका की शुक्रगुजार रहती थी कि वो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ रहता है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां अब मीना के दिल में वो प्यार और सम्मान नहीं रहा। उधर मीना और उसकी डिफेंस टीम को उस इलाके में काइजू देखे जाने की सूचना मिलती है, जहां अस्पताल में 2 सफाई कर्मचारी काफका और इक्काकावा भर्ती थे। तो वो जल्दी से अपनी टीम के साथ काइजू को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। वो जानती है कि अगर वो जल्दी कदम नहीं उठाएंगी तो बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पेज, न्यूज चैनल और इमरजेंसी अलार्म भी शहर के लोगों को काइजू देखे जाने की चेतावनी देते हैं और उन्हें घरों में रहने की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में काइजू बने काफका बूढ़े मरीजों को डराने में कामयाब हो रहा है। इक्काकावा वहां अकेला सहमी हुई शख्सियत होता है जो गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करता है और बूढ़े आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि काफका असल में इंसान ही है। काफका भी ये बताने की कोशिश करता है कि किसी चीज को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। वो एक प्यारी सी मुस्कान देता है जो इतनी खौफनाक होती है कि बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। काफका को एहसास होता है कि कभी कभी बदसूरती भी फायदेमंद हो सकती है। अपने इस रूप में उसे बहुत ज्यादा ताकत मिल गई है। गलती से अस्पताल की दीवार को तोड़ देने से वहां मौजूद दूसरे मरीज भी सहम जाते हैं और वो तुरंत भागकर डिफेंस कॉर्प्स को छोटे गॉडजिला से निपटने के लिए बुला लेते हैं। इक्काकावा काफका को सुझाव देता है कि वो वहां से खिड़की के रास्ते भाग निकले ताकि डिफेंस कॉर्प्स के साथ न फंसे। वो उससे पहले कूदकर काफका को हिम्मत देता है कि वो भी छलांग लगाए। मीना की टीम को पता चलता है कि वो जिस काइजू का पीछा कर रही थी वो अस्पताल से भाग गया है, इसलिए वो भी अपना रास्ता बदल लेती है और उधर ही दौड़ पड़ती है जहां वो काइजू भाग गया है। इक्काकावा, जो यकीन नहीं कर सकता कि उसका मासूम सीनियर काइजू में बदल गया है, ये सवाल करता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आम लोगों की नजरों से भागते हुए भी इक्काकावा पीछे मुड़कर देखता है कि काफका ठीक है या नहीं। वो देखता है कि उसका दोस्त पहले से भी ज्यादा खतरनाक राक्षस में बदल गया है, मानो वो पहले से ही काफी कुरूप न हो। अब उसने अपने ऊपर एक और घिनौना गुण जोड़ लिया है। वो अपनी लंबी जीभ की मदद से एक पक्षी को जिंदा खा जाता है। अपनी भूख मिटाने के बाद काफका अपने असली काइजू रूप में वापस आ जाता है। उसे एहसास होता है कि अब और भी बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। इक्काकावा सोचता है कि काफका को उसके अंदर के राक्षस ने जकड़ लिया है, लेकिन काफका उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है और उसे अचानक से पेशाब करने की तीव्र इच्छा हो रही है। वो सड़क पर पेशाब करके अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि अपनी गरिमा बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। इक्काकावा जितना देखता है वो कहता है कि काफका के पास तो ऐसा करने के लिए जरूरी चीज भी नहीं है।
जिसके जवाब में काफका बताता है कि उसके काइजू रूप में पेशाब करने के लिए निपल्स का इस्तेमाल होता है। कम से कम अब तो पुरुषों के निपल्स किसी काम के लिए तो आ ही गए। दोनों ही इकाकावा और काफका पेशाब करने के इस तरीके से काफी हैरान होते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता कि इस पर ज्यादा सिर खपाएं, क्योंकि उनके सामने और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी हैं। इकाकावा कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन काफका अपनी जान लेने की बात कहता है। अब कोई भी औरत उससे शादी नहीं करेगी क्योंकि उसके निपल्स से पेशाब निकलता है। ये सोचना भी अजीब है कि एक राक्षस में बदलने के बाद अब उसके लिए शादी ही सबसे बड़ी समस्या बन गई है। खैर, काफका को लगता है कि अब वो इतना ताकतवर हो गया है कि डिफेंस कॉर्प्स में शामिल हो सकता है, लेकिन इकाकावा उसे समझाता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिफेंस कॉर्प्स का काम ही काफका जैसे राक्षसों से लड़ना है। इकाकावा की बात से काफका को यह एहसास होता है कि वो मीना से अपनी दोस्ती कभी वापस नहीं पा सकता। फिलहाल वो और इकाकावा एक बंद इमारत के पीछे छिपने का फैसला करते हैं। अचानक काफका को जमीन के नीचे किसी हलचल का आभास होता है। वह समझ जाता है कि ये कोई और राक्षस है जो जमीन के नीचे से निकल रहा है। वो राक्षस कुछ ही दूर चौराहे पर आकर खुले में आ जाता है। मीना को दूसरे काइजू के देखे जाने की सूचना मिलती है, लेकिन ये जानने के बाद कि ये उसी इलाके में है जहां उनका पहला शिकार है, वो अपनी टीम के साथ उसी तरफ जाती है। भले ही काफका अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके इस नए राक्षस से लड़ना चाहता है, इकाकावा उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि ये उनके छिपने का अच्छा मौका है, क्योंकि डिफेंस कॉर्प्स इस राक्षस से निपटने में व्यस्त हो जाएगा। इसलिए वो दोनों छिप जाते हैं, जिससे राक्षस उस इलाके में भारी तबाही मचाता है। इस वजह से एक छोटी बच्ची का पूरा परिवार मर जाता है। वह छोटी बच्ची अपनी मां को मलबे से निकालने की पूरी कोशिश करती है। तभी राक्षस वहां अपने शिकार को खाने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, काफका वहां पहुंच जाता है और राक्षस को एक जोरदार मुक्के से दूर फेंक देता है। शुरुआत में काफका की शक्ल से डरने वाली बच्ची को जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो बुरा नहीं है, इसलिए वो उससे मदद मांगती है कि वो उसकी मरती हुई मां को बचा ले। जब वो दोनों मां को मलबे से निकालने में व्यस्त होते हैं, तब तक राक्षस वापस आ जाता है। इकाकावा मां और बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहता है। काफका राक्षस को सबक सिखाने की ठान लेता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस पर मुक्का मारता है। ये इतना जोरदार अप्रकट होता है कि राक्षस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। अब सभी को ये एहसास हो जाता है कि काफका पूरी डिफेंस फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि काफका डिफेंस फोर्स के साथ कैसे मिलकर काम करेगा। छोटी लड़की ने अपनी और अपनी मां की जान बचाने के लिए काफका को धन्यवाद दिया। इससे काफका को मीना की याद आ गई, जब मीना भी उतनी ही छोटी थी। लड़की ने हमेशा साथ रहने के लिए भी काफका को धन्यवाद दिया। दोनों खेतों में घूमते थे मानो वे हीरो हों, क्योंकि दोनों ही हीरो बनना चाहते थे। यह याद दिलाता है कि काफका को मीना के साथ फिर से खड़े होने के लिए डिफेंस फोर्स में शामिल होने की जरूरत है। यही इच्छा उसे वापस उसके इंसानी रूप में ला देती है। कुछ ही देर बाद जब मीना अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचती है जहां राक्षस दिखाई दिया था, तो उसे पता चलता है कि किसी और ने उसका पहले ही खात्मा कर दिया है। वहां सिर्फ खून के धब्बे बिखरे हुए हैं। यह रहस्यमय हीरो कौन हो सकता है? यह सोचकर मीना जीवित गवाह से पूछती है, जो और कोई नहीं बल्कि छोटी लड़की ही है। मीना उस लड़की से पूछती है कि यह किसने किया, तो लड़की दावा करती है कि उसने एक आम आदमी के आकार का राक्षस देखा था, जिसने राक्षस को एक ही मुक्के से मार गिराया। छोटी लड़की मीना से विनती करती है कि उस राक्षस को चोट न पहुंचाए जिसने इंसानों के लिए लड़ाई लड़ी। उसे एक अच्छा राक्षस बताती है। यह सुनकर मीना सोचती है कि कोई भी समझदार इंसान राक्षस को अच्छा कैसे मान सकता है। खैर, उसकी टीम लड़की की गवाही के आधार पर काफका के राक्षस की तस्वीर बनाती है और उसका नाम कैजू नंबर 8 रखती है। इसलिए एनीमे का नाम भी यही है। जाहिर तौर पर डिफेंस फोर्स सिर्फ उन्हीं राक्षसों को कोड नेम देता है जिन्हें वे सबसे खतरनाक समझते हैं, और काफका को मिलाकर अब तक केवल 8 राक्षसों को ही नाम दिया गया है। अरे दोस्तों, चूंकि आप पहले से ही वीडियो का मजा ले रहे हैं, तो क्यों ना आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत कम लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं वे असल में सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम 8000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाते हैं तो शायद आप में से किसी एक को रीकैप्टन की ओर से कुछ मिस्टीरियस गिफ्ट भेज दूंगा। खैर, वापस वीडियो पर आते हैं। कैजू नंबर 8 को देखे जाने के 3 महीने बीत चुके हैं।
इकिक्वा और काफका दोनों ने फिर से सफाई कर्मचारी का काम शुरू कर दिया है, मानो कुछ हुआ ही न हो। वहां के सफाई कर्मचारी जो खबरों से जान चुके हैं कि डिफेंस फोर्स पिछले कुछ महीनों से कैजू नंबर 8 का पता लगाने में नाकाम रहा है, हैरान हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स पहले कभी अपने काम में इतना बुरी तरह से नाकाम नहीं हुआ है। कानून लागू करने वाली हर एजेंसी कैजू नंबर 8 की तलाश में जुटी हुई है, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि काफका ही कैजू नंबर 8 है। इकिक्वा बताता है कि उसने और काफका दोनों ने डिफेंस फोर्स की प्रवेश परीक्षा दी है और अब उनका रिजल्ट आने का समय है। जैसा कि उम्मीद थी, इकिक्वा एंट्रेंस एग्जाम का पहला राउंड पास कर लेता है, जो उत्साह से काफका के काम करने की जगह की तरफ दौड़ता है और उसे यह खबर देता है कि वह भी पहला राउंड पास हो गया है। सफाई वाली जगह पर अकेले काम कर रहे काफका अपने राक्षस रूप में आराम से खाना खाते हुए नजर आते हैं। उसी समय इकिक्वा वहां आता है और उसे हल्के में लेने के लिए पेट में लात मारता है, जबकि अभी वह पूरे देश में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला आदमी है। अपने राक्षस रूप को बेवकूफी से उजागर नहीं करना चाहिए, यह समझते हुए काफका इकिक्वा से माफी मांगता है और अपना राक्षसी चेहरा पोंछ लेता है। हालांकि उसके इंसानी चेहरे पर भी राक्षसी दांत रह जाते हैं, जिसके लिए उसे और भी ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि उसे 3 महीनों में अपने रूप बदलने में महारत हासिल कर लेनी चाहिए थी। काफका पर चिल्लाते हुए इकिक्वा उसे बताता है कि उसका राक्षस रूप खबरों में है, यानी अब सब कुछ सार्वजनिक जानकारी हो चुकी है। अगर कोई एक भी व्यक्ति काफका को उसके राक्षस रूप में देख लेता है तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। अब जबकि काफका सब कुछ समझ गया है, इकिक्वा उसे बताता है कि कैसे उन्हें अस्पताल में होने का संदेह नहीं हुआ। वह बताता है कि उस वक्त राक्षस को हराने के बाद वे दोनों सीधे अस्पताल वापस चले गए और उन्होंने यह दावा किया कि वे राक्षस के हमलों से बचने के लिए सिर्फ कोने के आसपास भाग गए थे। गनीमत रही कि यह बात सबको सच लग गई। और हाँ, बूढ़े आदमी ने उस वक्त दोनों को देखा था, लेकिन उसकी उम्र के कारण उसकी बातों को कोई नहीं मानेगा। इसलिए आगे बढ़ते हुए काफका को अपना परीक्षा परिणाम मिल जाता है, लेकिन वह उसे लेकर ज्यादा खुश नहीं होता। भले ही कभी इन परीक्षाओं को पास करना उसका सपना था। यह देख इकिक्वा हैरान हो जाता है। काफका बताता है कि वह हमेशा पहले दौर में पास होता रहा है, इसलिए वह इस बात से बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है और गर्व से कहता है कि वह हर बार सिर्फ दूसरे दौर में ही फेल होता है। लेकिन अब जबकि वह बहुत ताकतवर हो गया है तो उसे पूरा विश्वास है कि वह दूसरा दौर भी आसानी से जीत लेगा। हालांकि इकिक्वा को नहीं लगता कि काफका दूसरा दौर में अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि सभी परीक्षार्थियों पर बहुत सारे अनुभवी डिफेंस कोर के अधिकारी सख्ती से नजर रखेंगे। फिर भी काफका कोशिश करना चाहता है और अपना सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि यह वास्तव में उसकी पुरानी दोस्त मीना को पकड़ने का उसका आखिरी मौका है। इसलिए दूसरे दौर को पास करने के दोनों सफाई कर्मचारियों के लक्ष्य के साथ वे खुद को प्रतिद्वंद्वी मानने लगते हैं और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाते हैं। काफका एक बोतल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वह बहुत कमजोर है, वह अपने राक्षस रूप में बदल जाता है और उसे खोल देता है, जिससे इकिक्वा को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह धोखेबाज दूसरा दौर में बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। खैर, 10 दिन बाद डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट का दूसरा दौर वेस्ट टोक्यो स्थल पर आयोजित किया जाता है। 2 सफाई कर्मचारी इकिक्वा और काफका परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं और वेस्ट टोक्यो में डिफेंस फोर्सेस के मुख्यालय कितना बड़ा है यह देखकर अचंभित रह जाते हैं। इतने सारे हथियारबंद सैनिक हर तरफ उस इलाके में तैनात हैं, जो किसी भी तरह की परेशानी को संभालने के लिए तैयार हैं। यह देखकर काफका को एहसास हो जाता है कि अगर वह गलती से वहां रूप बदल लेता है तो उसे किसी और दुनिया में भेज दिया जाएगा। अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री मिटाने से पहले ही काफी सारे उम्मीदवार वहां पहुंचते हैं, जिनमें एक गुलाबी बालों वाला लड़का अपनी बाइक पर, हरे बालों वाला आवारा पैदल चलकर और एक गोरा लड़का अपने ट्रैक सूट में आता है। ये सभी युवा देखकर काफका का हौसला बढ़ता है कि वह इन सब के खिलाफ अपना सब कुछ दे डाले। 2 पोनीटेल वाली एक अमीर जवान लड़की भी वहां अपने बटलर के साथ आती है, जिसका मतलब है कि उसके शायद पहले से ही कुछ रिश्ते होंगे जो उसे डिफेंस कोर में शामिल होने देंगे। वह काफका का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, उसे चाचा कहकर बुलाती है और उससे अपने कचरे के ट्रक को हटाने के लिए कहती है, क्योंकि वह वहां अपनी लग्जरी कार खड़ी करना चाहती है। काफका बताता है कि वहां बहुत सी खाली जगह है, लेकिन अमीर लड़की यह साफ कर देती है कि वह अपनी कार वहीं खड़ी करना चाहती है, क्योंकि उसका मन करता है। जब वह बूढ़े आदमी काफका से लड़ाई शुरू करती है तो वह गुस्से में आ जाता है
और उसे कुछ शिष्टाचार सिखाने का फैसला करता है, लेकिन वह अपने नंगे हाथों से काफका के ट्रक को उठाकर फेंककर यह दिखाती है कि वह कितनी मजबूत है। इससे साफ हो जाता है कि उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। काफका की कंपनी की गाड़ी को फेंकने के ठीक बाद गर्व से अपना परिचय किकुरु शिनोमिया के रूप में देते हुए वह काफका के पास आती है और उस पर आरोप लगाती है कि उससे वही गंध आती है जो आमतौर पर किसी कैजू से आती है। किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए इकिकावा बीच में आता है और शिनोमिया को बताता है कि काफका से इसलिए कैजू जैसी गंध आती है क्योंकि वह एक सफाई कर्मचारी है जिसका रोज का काम कैजू की लाशों का निपटारा करना है। इकिकावा यह भी बताता है कि वह खुद भी एक सफाई कर्मचारी है, जिससे शिनोमिया सवाल करती है कि ये निम्न सामाजिक दर्जे वाले लोग यहाँ डिफेंस कोर की परीक्षा में भाग लेने का क्या सोचते हैं। जवाब देने के बजाय काफका अपने कंपनी के ट्रक पर वापस जाता है, उसे अपने नंगे हाथों से उठाता है और उसे एक खाली जगह में खड़ा कर देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ इसलिए कि वह एक बूढ़ा आदमी है जिसका कोई सामाजिक दर्जा नहीं है, उसे कम नहीं आंका जा सकता। दूसरी ओर शिनोमिया यह नहीं समझ पाती है कि एक इंसान में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, जबकि उसके पास खुद का कोई प्राइवेट सूट भी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी ताकत सामान्य से 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। वह समझ जाती है कि उसे काफका से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए वह अपने बटलर को जल्दी से उनकी कार पार्क करने का निर्देश देती है, इससे पहले कि वह अपना मिनी ट्रक वापस ला सके। शिनोमिया, जिसने हमेशा सोचा था कि ये प्रवेश परीक्षाएं सिर्फ एक औपचारिकता थीं, जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, आखिरकार सोचती है कि चीजें दिलचस्प हो सकती हैं। वह काफका से कहती है कि वह जल्द ही इस अपमान का बदला लेगी। वह अपने बटलर और अपने 2 निजी अंगरक्षकों के साथ विदा लेती है और परीक्षा हॉल की ओर चली जाती है। इकिकावा इस बीच काफका पर गुस्से में हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काफका को शिनोमिया को अपनी छिपी हुई शक्तियां दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वह पहले ही काफका को कई बार बता चुका है कि वह लापरवाही से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी को कुछ गड़बड़ लगती है तो वह डिफेंस कोर के हाथों मर जाएगा या इससे भी बदतर सरकार के लिए एक प्रयोगशाला प्रयोग बन जाएगा। यह महसूस करते हुए कि उसे शिनोमिया को अपनी शक्तियां नहीं दिखानी चाहिए थीं, काफका इकिकावा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अगली बार अधिक सावधान रहेगा। खैर, वे आगे बढ़ते हैं और डिफेंस कोर परीक्षा केंद्र के अंदर जाते हैं। दोनों पूरी तरह से निर्धारित कर लेते हैं कि वे किसी भी कीमत पर परीक्षा पास कर लेंगे। प्रवेश परीक्षा का दूसरा दौर जल्द ही शुरू होता है, जिसमें कई शारीरिक परीक्षण शामिल होते हैं, जिससे काफका को अपने मानवीय रूप में संघर्ष करना पड़ता है। भले ही उसने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत की है, वह दूसरों के साथ बने रहने में असफल हो रहा है और अंत में वह सहज रूप से सहन शक्ति परीक्षा को पूरा भी नहीं कर पाता है। वह इकिकावा से सीखता है कि उनका शारीरिक परीक्षणों का अगला भाग फिटनेस और योग्यता परीक्षा होगा। चूंकि हर किसी में योग्यता होने की प्रतिभा नहीं होती है, इकिकावा का सुझाव है कि काफका फिटनेस टेस्ट में अपना सब कुछ दे दे। इसलिए तदनुसार काफका केवल अपनी मानवीय शक्ति का उपयोग करके फिटनेस टेस्ट में अपना सब कुछ देता है, लेकिन जल्द ही महसूस करता है कि वह अपनी उम्र के कारण बहुत कमजोर हो गया है। पीछे छूट जाने के कारण काफका अपनी शक्तियों का उपयोग करने पर विचार करता है, लेकिन इकिकावा की चेतावनियों के कारण वह ऐसा नहीं करता है और परिणाम स्वरूप रैंक के नीचे से 6ठे स्थान पर आ जाता है। दूसरी ओर शिनोमिया, जो शीर्ष पर पहुंच गई है, काफका को अपना परिणाम पत्र दिखाते हुए उसे फ्लेक्स करती है। उससे कहती है कि उसे वास्तव में अपनी जगह सीखनी चाहिए और उसे उसकी निम्न सामाजिक स्थिति की याद दिलाती है। आत्मसम्मान या गरिमा के बिना छोड़े जाने के कारण काफका सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन चूंकि वह अपनी कैजू शक्तियों का उपयोग करके दूसरों के लिए परीक्षा को अनुचित नहीं बनाना चाहता है, इसलिए वह इकिकावा से उसका अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए विनती करता है। दूसरी ओर मीना को इस साल के आवेदकों की सूची मिलती है और काफका का आवेदन मिलने के बाद वह एक पल के लिए रुक जाती है, जिसका अर्थ है कि शायद उसके लिए अभी भी उस लड़के के लिए कुछ भावनाएं हैं जिसे उसने इन सभी वर्षों से नजरअंदाज किया है। वह अपने अधीनस्थ से उम्मीदवारों के बारे में अधिक सीखती है और उसके अनुसार इस साल सबसे पहला व्यक्ति जो नजर आता है वह है हारुची इजुमो, जिसने टोक्यो के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अपनी कक्षा में टॉप किया है। इस साल के सबसे होनहार उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे इजुमो को फिटनेस परीक्षा में दूसरे स्थान पर रखा गया है। इकिकावा, जो काफका को उम्मीदवारों के बारे में बता रहा है, उसे एहरू फुरुहाशी नामक एक अन्य होनहार उम्मीदवार के बारे में बताता है।
जिसने फिटनेस परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मूल रूप से उसे सुपर स्ट्रेंथ का उपहार दिया गया है। इस साल की सबसे बड़ी डील है आओई कगुर्गी, जो जापान के आत्मरक्षा बल में एक न्यू कमर है और फिटनेस परीक्षा में पहले स्थान पर रहा है। हालांकि उन्हें जापान की सेना बल में एक कुलीन बनने के लिए चुना गया था, उन्होंने इसके बजाय रक्षा कोर में आना चुना क्योंकि उनका लक्ष्य कैजू को हराना है। इन तीनों की तरह कई और होनहार आवेदक हैं जो कुलीन अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि इन परीक्षाओं में अच्छा रैंक हासिल करने में काफका जैसे किसी के लिए भी चीजें मुश्किल हो गई हैं। इकिकवा सबसे कम उम्र की लड़की का भी उल्लेख करता है जो इस परीक्षा में एक उम्मीदवार के रूप में सामने आई है, अमीर बिगड़ी शिनोमिया, जिसे बहुत से लोग अब तक अस्तित्व में आई सबसे बड़ी प्रतिभा मानते हैं, जबकि अन्य शीर्ष उम्मीदवार उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि शिनोमिया कैसा प्रदर्शन करेगी। दूसरी ओर काफका को उससे सिर्फ जलन होती है। इतना ही नहीं, उसे दूसरे सभी उम्मीदवारों के सामने उसके अंगरक्षकों द्वारा अपमानित और पीटा भी जाता है, जो सोचते हैं कि इस बूढ़े हारे हुए के साथ आखिर है क्या। हालांकि शिनोमिया द्वारा अपमानित किए जाने से काफका का हौसला कम हो जाता है, फिर भी वह अपनी उम्मीदें ऊंची रखता है क्योंकि उनकी परीक्षा का दूसरा भाग कचरे के निपटारे के बारे में है, जो कि एक सफाई कर्मचारी की विशेषज्ञता है। रक्षा कोर की तीसरी डिवीजन की उप कप्तान होशिना सभी उम्मीदवारों को इकट्ठा करती है और परीक्षा शुरू करती है। उन्हें योग्यता परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कहती है। हालांकि वह आश्चर्यजनक रूप से बताती है कि वे कैजू लाशों का निपटान नहीं कर रहे होंगे। इसके बजाय उन्हें जीवित सांस लेने वाले कैजू के रूप में खत्म कर दिया जाएगा, ये महसूस करते हुए कि यह ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी कर सकता है। काफका दूसरा टेस्ट पास करने की सारी उम्मीद खो देता है। किसी भी मामले में वह और अन्य उम्मीदवार रक्षा कोर द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपने परीक्षण गियर पहनते हैं। जैसा कि हर कोई अपना युद्ध सूट से लैस करता है, यह न केवल उनकी शक्ति को शारीरिक रूप से बढ़ाता है बल्कि उनके शरीर से भी जुड़ जाता है, जिससे उनके शरीर का हर एक न्यूरॉन पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो जाता है। कैजू से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ हथियारों से लैस उम्मीदवार युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑनप्रेटर सभी को यह बताने के लिए एक क्षण लेता है कि उनके युद्ध गियर शरीर में एक स्पेसिफिक मात्रा में शक्ति को उजागर कर सकते हैं और बताता है कि इकिकवा की तरह अन्य टॉप कैंडिडेट्स भी लगभग 10-15% अपनी युद्ध शक्ति को मुक्त करने में सक्षम हो गए हैं। ऑनप्रेटर यह भी दावा करता है कि सूट केवल अपने पहले उपयोग में सूट की 20 शक्तियों को उजागर करने में कामयाब रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि शिनोमिया सूट की शक्ति का 46% तक की चौंकाने वाली मात्रा को उजागर कर सकती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे क्यों सदी की प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर प्रतिभाशाली मध्यम आयु वर्ग का हारने वाला किसी भी युद्ध शक्ति को मुक्त करने में विफल रहा है, जो सूट को युद्ध के लिए पूरी तरह से बेकार बना देता है। और यह रहस्य उद्घाटन परीक्षा परीक्षक को हंसने के लिए फोड़ देता है, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा है कोई उस जैसा प्रतिभाहीन। काफका अपने घुटनों को मोड़कर अपनी क्षमता को निचोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर वह उस स्थिति में चीजों को निचोड़ना जारी रखता है तो क्या होगा। काफका को डंप लेने की कोशिश करते हुए देखकर उसका चेहरा सब पड़ा हुआ है। परीक्षा परीक्षक हाशिना एक बार फिर हंस पड़ता है, यह सोचकर कि एक कॉमेडियन रक्षा बल परीक्षा में क्या कर रहा है। दूसरी ओर जिस शिनोमिया ने काफका की सुपर स्ट्रेंथ देखी है, वह काफका से नाराज हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि वह जानबूझकर इसे सभी से छुपा रहा है। लेकिन वैसे भी सभी के काफका के पक्ष में जाने के साथ परीक्षाकर्ता हाशिना अंततः अंतिम परीक्षा शुरू करता है। निदेशक हाशिना सभी प्रतिभागियों को अगले चरण की प्रतियोगिता के लिए मैदान में ले जाता है। वह उन्हें बताता है कि वे हंजू और 36 याजू से लड़ेंगे। वे कुछ महीने पहले शहर पर हमला करने वाले कैजू थे और उन्हें परीक्षण वस्तुओं के रूप में पकड़ लिया गया है। वे जोखिम भरे और भयानक होते हैं और परिणाम स्वरूप एक ड्रोन सभी प्रतिभागियों का पीछा करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे बुरी तरह घायल हैं। यदि कोई प्रतिभागी इस तरह से घायल हो जाता है कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ऐसे प्रतिभागी को एक शील्ड दी जाएगी और प्रतियोगिता से हटा दिया जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह भी होगा कि प्रतिभागी असफल हो गया है। हाशिना उन सभी को इस तथ्य के साथ सूचित करता है कि प्रतियोगिता का वह चरण सबसे खराब है और यह जोखिम भरा है, इसीलिए वह उनमें से किसी को भी भाग लेने की सलाह नहीं देगा। लेकिन अगर वे चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए।
सभी प्रतिभागी खेल शुरू करते हैं और वे सभी देखते हैं कि किकुरु दीवारों पर चढ़ने और राक्षसों को मारने के लिए कैसे दौड़ती है। 2 सेकंड के भीतर उसने याजू 12 और याजू 3 को सफलतापूर्वक हरा दिया है। इकिक्वा और काफका उसे यह सब करते हुए देखते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि वे उसके जैसे अच्छे क्यों नहीं हो सकते। काफका इकिक्वा का ध्यान आकर्षित करता है, उससे कहता है कि उन्हें कुछ याजियों को भी मारना है। दूसरी ओर इकिक्वा भी लड़ने के लिए प्रेरित महसूस करता है और दावा करता है कि यह उसकी लाइन है और उसे भी पर्याप्त याजू को मारना है। दुर्भाग्य से उनके पास शूटिंग में सहायता करने के लिए कोई उपकरण नहीं है और वे युद्ध करने लायक सशस्त्र नहीं हैं। इससे वे इतने परेशान हो जाते हैं कि कैसे किकुरु इतने सारे याजू को हरा सकती है जबकि वे कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही वे इस बात में फंसते हैं, वे हाशिना की एक और घोषणा सुनते हैं जो उन्हें सूचित करता है कि मीना अशीरो भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए वहां है और उनका उनके महान कार्यों के साथ स्वागत करना चाहिए। अपने इतिहास के बारे में सोचते हुए काफका बिल्कुल नहीं हारना चाहता। वह इकिक्वा से पूछता है कि क्या वह जानता है कि वरिष्ठों ने ड्रोन का उपयोग करने और उनका पीछा करने का फैसला क्यों किया है। उसे लगता है कि अगर यह जानने के लिए है कि उनमें से प्रत्येक ने कितने याजू को मार डाला, वे अपने शरीर के सेंसरों की जांच करके ऐसा कर सकते हैं। इसलिए वह सोचता है कि इसका कारण यह पता लगाना है कि वे युद्ध में कैसे भाग लेने जा रहे हैं। लड़ाकू विमानों की भावनात्मक बुद्धि और वे खतरे का सामना करने में कठिन निर्णय कैसे लेते हैं। बेशक भले ही उनके पास याजू से लड़ने के लिए युद्ध हथियार नहीं है, फिर भी उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए जो उस उद्देश्य के लिए अधिक सुसज्जित हैं। इकिक्वा उसके सुझावों के बारे में सोचता है और वे दूसरों की सहायता करने के लिए निकल जाते हैं। वे अपने कुछ सहयोगियों को बिना किसी फायदे के याजू को गोली मारने की कोशिश करते हुए देखते हैं और जब काफका अच्छी तरह से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह पहले भी उस याजू से लड़ चुका है। उसे इसका पता चल जाता है कि इसे कैसे हराया जाए और वह कैजू पर एक ग्रेनेड फेंकता है। वह दूसरों को सूचित करता है कि कैजू की दृष्टि बहुत कम है लेकिन सुनने की क्षमता तेज है, इसलिए अब जब उसने उसके कान बंद कर दिए हैं तो वह शॉट्स नहीं सुन पाएगा और वे उसे हरा सकते हैं। वह उन्हें यह भी सलाह देता है कि उन्हें कैजू को पेट में गोली मारनी चाहिए क्योंकि पेट एक कैजू का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और वे उसे इस तरह हरा देंगे। लड़के उसकी सलाह मानते हैं और उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह सही है। वे उसे किकुरु का परिवार कहते हैं और वह चिल्लाता है कि उसका अपना व्यक्तित्व भी है। वह इकिक्वा के साथ अपना अगला लक्ष्य खोजने के लिए जाता है। अपने रास्ते में एक याजू उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और दीवार पर फेंक देता है। वह शरीर पर कुछ पसलियां और कुछ अंग खो देता है जबकि इकिक्वा उसे पुकारता है। हशीना को अपने सेंसरों पर पता चलता है कि वह लगभग मर रहा है और वे यह भी देखते हैं कि याजू उसके करीब जा रहा है। काफका को याद आता है कि अगर वह कमजोर हो जाता है और आगे बढ़ने या भागने में असमर्थ हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बचा लिया जाएगा और इसका मतलब यह भी होगा कि वह असफल हो गया है। वह उस प्रतियोगिता में असफल नहीं होना चाहता, इसलिए वह संघर्ष करने की कोशिश करता है। हाशिरो उससे बात करता है कि उसके अंग खराब हो रहे हैं और क्योंकि वे कोई कैजुअल्टी नहीं चाहते हैं इसलिए वे उसे बाहर कर देंगे। हाशिरो कहता है कि उसे पता है काफका हारने वालों में सबसे पहले होगा। भले ही उसमें बहुत अच्छा स्वभाव है और वह मजाकिया भी है, पर वह कमजोर है। ठीक उसी वक्त जब वे उसकी रक्षा करने वाले थे, पीछे से गोली चलने की आवाज आई और याजू मारा गया। काफका को इस शर्मनाक हालत से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि किकुरु निकली। वह कहती है कि उसने काफका को सिर्फ इसलिए बचाया है ताकि वो उसके काम में दखल न दे। वह कहती है कि काफका फर्श पर बेजान लाश की तरह पड़ा रहे क्योंकि वही उसका स्वभाव है। वह आसपास के सभी राक्षसों को मारने निकल जाती है। किकुरु के जाने के बाद हाशिरो काफका को बताता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं और उसके पैर इतने कमजोर हैं कि वह हिल भी नहीं सकता। वह पूछता है कि क्या काफका हार मान लेगा, लेकिन काफका उन सभी चीजों के बारे में सोचता है जिन्हें वो वहां तक पहुंचने के लिए खो चुका है। इस वक्त उसकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह चिल्लाता है कि वो हार नहीं मानेगा। वह कहता है कि उसे हार मानने पर सिर्फ वो खुद मजबूर कर सकता है और वो उस शख्स के सामने खुद को और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिसके लिए वो जीना और जिसका साथ देना चाहता है। वह मानता है कि मजबूत होकर और हार न मानकर ही वो उस शख्स के पास रह सकता है। वह अब तक बहुत दूर आ चुका है और अब रुक नहीं सकता। हर कोई सोचता है कि उसकी ये हिम्मत कहां से आई। वह कहता है कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है और चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए वो हार नहीं मानेगा। हालांकि उसकी हिम्मत सिर्फ 1% बची है
फिर भी वो टूटी हुई टांगों के सहारे खड़ा होने की कोशिश करता है और लड़ाई जारी रखने का फैसला करता है। क्या वह बच पाएगा? इसी के साथ ये एनीमे रिकैप आज के लिए यही खत्म होता है। अगर आपको अब तक का रिकैप पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए रिकैप्टन की और एनीमे रिकैप का मजा ले। सी यू सून।